जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। यानी सबसे पहले आप लोग चैप्टर लगा लोगे। चैप्टर का क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का स्टडी करेंगे कैसे, आइए पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देन हम लोग चैप्टर का एक एक पॉइंट को हम लोग देखना शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है वो बायोलॉजी के लिहाज से बहुत आपका इंपॉर्टेंट और बेस्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अगर हम कंट्रोल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कलयुग में बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यानी आपको हर बात का रिप्लाई हर कोई को नहीं देना होता है। तो आपने क्या किया, लोगों का तो काम है वो बात तो बोलते रहेंगे, तो आपने उन लोगों के बातों को ध्यान से सुना समझा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मतलब क्या कि आपने कंट्रोल किया। अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने एक्शन को शो किया, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन। यानी अगर आपका बॉडी जो है वो इस एज में, यानी आपका बेसिकली एज जो 13 से 17 होता है, ठीक है, उस एज को हम लोग डेंजर जोन बोलते हैं। उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंजर जोन बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें लगभग 39th, 14th, 10th, 15th, 11th, 16th, 12th, यानी ऐसे आप 9th, 10th, 11th, 12th का क्लासेस जो है वो इस एज में आप पार करते हो। और ये एज डेंजर जोन इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि इस एज में आपके बॉडी से हार्मोन्स बहुत ज्यादा सेक्रेट्स होता है, और जो भी हार्मोन्स निकलता है वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं गलत जगह और गलत एक्शन में परफॉर्म करवा देता है, गलत फंक्शन को परफॉर्म करवा देता है। तो आखिर हमको इससे बचना कैसे है? और एक और बात है कि आप इस एज में अगर आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर लोगे तो एक अच्छा इंसान बन जाओगे। और आपको लाइफ में पढ़ना बस 4 ही साल है, 9th, 10th, 11th, 12th। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपका एक बेहतर लाइफ शिफ्ट भी हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इसको कैसे हम लोग मैनेज करें और इस डेंजर जोन को कैसे पार करें। तो ये जो एज है 13 to 17 का, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको तो हम लोग टीनेज के नाम से भी जानते हैं। और इस एज में हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमको दो चीज काम करना होगा। यानी सबसे पहले तो हमको सेल्फिश बनना होगा, ठीक है। और दूसरा जो हम इंपॉर्टेंट बात आपको सिखा रहे हैं कि इसमें आपको सबसे पहले एक इंसान को फॉलो करना होगा। यानी आपको अपने लाइफ में किसी इंसान को एक आइडियल मानना होगा, चाहे वो आइडियल आपका आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, या आपके कोई ना कोई भगवान हो, या आपके कोई ना कोई मोटिवेटर हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों चीजों को लेके आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको दुनियादारी से मतलब नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं इस डेंजर जोन में आप जब प्रवेश कर जाओगे क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो आपको किसी दूसरे से मतलब नहीं रहेगा। अगर सेल्फिश रहोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई करोगे, ठीक है, और किसी को अगर फॉलो करोगे तो उसके पाथ को, ठीक है। अब नालायक वाले दोस्त के पाथ को फॉलो मत करना, ठीक है, या तो अभी फिर नालायकगिरी में चले जाओगे। तो आपको उस पाथ को फॉलो करना होगा जो एक अच्छा इंसान होगा, लाइफ में सक्सेस कर गया होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपने लाइफ में एक बेस्ट अचीव कर सकते हो। अच्छा, तो हमने क्या सीखा है? यानी ये जो टोटली जो चैप्टर है वो आपका बेस्ड है हार्मोन्स पे, ग्लैंड पे, नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग अपने बॉडी से रिस्पॉन्स देते हैं इन सारी चीजों पे। तो हार्मोन्स को कैसे अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल करना है, तो कंडीशन आपको ये बताया। और एक और कंडीशन आपको बता रहे हैं कि अगर आप रात में सो रहे हो तो पता है ये जो सुबह से शाम तक का घटना होता है ना, ये जो माइंड है उसको रिकैप करवाता है, कब? सोने के तत्पश्चात, यानी सोने के बाद। तो हमको ऐसा करना होगा कि क्या हम करें कि जब हम सोएं तो एकदम रेस्ट स्थिति में हो, यानी कोई भी चीज डिस्क चले नहीं और वो चीज याद नहीं आए, और माइंड हमारे डिप्रेशन या टेंशन में ना रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आप सीधे फेस देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, या पैर का तलवा, तो इसको करना क्या है कि इसको अच्छे से धो के रात में सोना है और पानी पी के सोना है। ऐसा करने से आपके बॉडी में जितने भी निगेटिव थिंकिंग होते हैं, ठीक है, वो दूर होते जाएंगे और पॉजिटिव थॉट आपके बॉडी में ज्यादातर आते रहेंगे सपना देखते समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमको ये सीखना है कि कैसे हम लोग अपने बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करें। तो कांग्रेचुलेशन आपको कि आप 13 से 17 के एज के बीच में हो, क्योंकि उसी एज के बीच के लोग इस वीडियो को अभी देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली 9, 10, 11, 12 के लिए ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव के लिए भी आपको बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, आप देखोगे तो समझ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे एक बात जो बताना चाह रहे हैं कि हार्मोन को इफेक्ट कि रोको कैसे,
ठीक है, हार्मोन्स जो भी इफेक्ट में उसको रोके कैसे, तो उसको रोकने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये 2 काम करो, ठीक है, और अपने बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल वे में रखो, ठीक है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स उत्सर्जन होगा, निकलेगा, तो इसको कंट्रोल करना है और एक्शन से बचना है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो किसी का बात बर्दाश्त नहीं होगा तो आप उसको एक्शन शो कर दोगे, दैट मींस कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में जैसे स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इस चैप्टर को 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यानी सबसे पहला हम लोग इसमें बांट के पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम में हमारा ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो चौथा टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बस ये 4 टॉपिक है, ये 4 को हम लोग क्या करेंगे पता है भाई, इस 4 को हम लोग डिटेल्ड करेंगे। यानी इस 4 का सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। यानी अगर आपको बायोलॉजी बेस्ड करना है तो सबसे पहले बेसिक फ्लो चार्ट बनाओ और बेसिक फ्लो चार्ट के हेल्प से आप अपने चैप्टर को क्लियर करो। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें ये 4 बेस टॉपिक है, ठीक है। इस बेस टॉपिक में सबका हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर फ्लो चार्ट से हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। यानी हम लोग का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा सबसे पहले देखा जाए। यानी नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग बांटेंगे तो ये 3 भाग में बटेगा। नर्वस सिस्टम को जैसे हम लोग बांटना शुरू करेंगे तो ये 3 भाग में बटेगा। एक को बोलेंगे हम लोग सीएनएस, यानी सीएनएस का क्या नाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएनएस, पीएनएस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरस नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एएनएस, इसको बोलेंगे ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता है नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि ये छोटे 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 स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है। और ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूरॉन। या इसी न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी नर्वस सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं। जैसे बॉडी का जो सबसे छोटा इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं ना। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन या नर्व सेल बोलेंगे। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिट करता है, उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और लास्टली ये क्या करता है बाबू, रिस्पॉन्स करने का काम करता है, ठीक है ना। ये सब चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग सीरियस के बारे में बात किए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका बेसिकली बाबू 2 ही चीज आ जाएगा। पहला आपका आता है ब्रेन और दूसरा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड। क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड। अब जैसे ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन का यहाँ पे 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, एक को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन और एक को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले चार्ट पे ध्यान देंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में पार्ट जो आता है सबसे पहले इसमें हम लोग जो पार्ट लिखेंगे, लिखेंगे थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। सेकंड जो हम लोग लेंगे क्या लेंगे, वो हाइपोथैलेमस, ठीक है। पहला लिखेंगे थैलेमस, सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपोथैलेमस। यानी पहला थैलेमस हो गया, सेकंड हो गया हाइपोथैलेमस, थर्ड हो गया ओल्फैक्टरी, ठीक है, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स का मेन काम क्या है, ओल्फैक्टरी लोब्स जो सूंघने में मदद करता है, ठीक है ना। यानी रास्ते में केला, सेव, आम, अमरूद, अनार सब बेचने आएगा, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या बताया, थैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमस, थर्ड ओल्फैक्टरी लोब्स, और जो चौथा आता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सेरेब्रम। यानी इंपॉर्टेंट बात बाबू सबसे पहले याद रखोगे, ब्रेन में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है तो वो सेरेब्रम है, और उसके बाद जो होता है वो सेरेबेलम होता है, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, सेरेब्रम होगा, ठीक है ना इसमें।
अब याद रखना कि सेरेब्रम में, ठीक है, 4 लोब होता है। वो लोब का नाम क्या है? तो एक का नाम है फोरंटल लोब, ठीक है, एक का नाम है पेरिएंटल लोब, ठीक है, एक का नाम है टेम्पोरल, एक का नाम है टेम्पोरल, और एक का नाम यहां पे लिख देते हैं ओसिपेटल, ठीक है। यानी ये जो सेरेब्रम होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट, तो इसके पास 4 लोब्स होता है और चारों लोब्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मिड ब्रेन का बात कर रहे हैं भाई, तो मिड ब्रेन में क्या होता है? तो मिड ब्रेन में ऑप्टिक नर्व आता है, ऑप्टिक नर्व आता है। इसी में आपका आता है लबिया मिजोरा या फिर लबिया मिनोरा। यानी इसका मेन काम क्या होता है कि ये 4 नर्व फॉर्म करता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी चीज को स्टेबलाइज और सही ढंग से देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आता है, ठीक है। एक का नाम है सेरेबेलम और एक का नाम है पोन्स भरोली और एक का नाम है मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। नाना पाटेकर बोलते हैं ना कि यहाँ पे छोटा दिमाग नहीं मारने का, ठीक है ना, अगर मारोगे तो फिर दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट पढ़े, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में क्या पढ़े? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट पढ़े? थैलमस, हाइपोथैलेमस, ओल्फैक्टरी लोब जो सुनने में मदद करता है, सेरेब्रम जो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरेब्रम में कितना लोब्स होता है? ओरेंटल, पेरिएंटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। मिड ब्रेन में क्या होता है? ऑप्टिक नर्व होता है, इसमें लबिया मिनोरा करके आता है, ये 4 पेयर में होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन में क्या होता है? सेरेबेलम, पोन्स भरोली, मेडुला ओब्लांगाटा। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम, और इससे थोड़ा सा छोटा होता है सेरेबेलम। और ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या आपका? मेडुला ओब्लांगाटा पीछे होता है। अगर ये हल्का सा हिल गया तो दुनिया को हिला कर रख देगा ये, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का हम लोग पार्ट नहीं बांटेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है पीएनएस, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं पीएनएस, तो इसमें आपका आता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व। इसमें आपका क्या आता है? क्रेनियल नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व जो होता है वो आपका 12 पेयर होता है, ठीक है। और ये आता है स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये जो स्पाइनल नर्व आपका होता है ये टोटल 31 पेयर होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, यानी पीएनएस में नर्व आता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व कितना आता है? 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व जो होता है वो 31 पेयर होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट होता है, वो 2 पार्ट आपको याद रखना है। एक होता है सिस्टिपैथिक और एक होता है पारासिम्पैथिक, ठीक है ना। यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट आता है, एक का नाम है सिस्टिपैथिक और एक का नाम होता है पारासिम्पैथिक, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आता है। आपको नर्वस सिस्टम का इतना पार्ट याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीम अटपटा पड़ जाता है भाई, लेकिन क्या करोगे, बायो याद करना पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 भाग में बांटे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको न्यूरॉन या नर्व सेल बोलेंगे। 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन जो होता है उसका मेन काम है मैसेज को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। सीएनएस का 2 पार्ट आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में थैलमस, हाइपोथैलेमस और उसके बाद ओल्फैक्टरी लोब, और उसके बाद आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम में 4 लोब्स आता है, पेरिएंटल, फोरेंटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं है। पीएनएस में 2 आता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होता है वो 12 पेयर होता है, स्पाइनल नर्व जो होता है वो 31 पेयर होता है, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपका आता है सिस्टिपैथिक और एक आता है पारासिस्टिपैथिक, ठीक है ना। सिस्टिपैथिक और पारासिस्टिपैथिक ये आपका 2 पार्ट आता है कि इसमें नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमस नर्वस करेंगे। रिफ्लेक्स आर्क पाथवे, यानी सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स आर्क पाथवे के बारे में होगा। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक, यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे स्टिमुली। स्टिमुली क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग स्टिमुली का क्या ले लेते हैं? हॉट प्लेट। अभी सब टर्म आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे स्टिमुली का मतलब होता है चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकेंड जो आपका होगा वो आपका क्या होगा? रिसेप्टर्स।
रिसेप्टर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन। और इससे एक क्वेश्चन आता है, यानी टोटल सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? तो आपको पता है ना, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, और पांचवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्किन। अब इन पांचों में कौन कौन सा रिसेप्टर्स पाया जाता है? तो आई में पाया जाता है फोटो रिसेप्टर्स, आई में पाया जाता है फोटो रिसेप्टर, ईयर में पाया जाता है फोनो रिसेप्टर, नोज में पाया जाता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में पाया जाता है गस्टेटो रिसेप्टर, और स्किन में पाया जाता है कुटेनियस रिसेप्टर। मतलब आपको कोई भी चीज दिखाई दे रहा है वो फोटो रिसेप्टर के कारण, आपको कोई भी चीज सुनाई दे रहा है वो फोनो रिसेप्टर यानी फोनो सेल्स के कारण, आपको कोई भी चीज सूंघने में आ रहा है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के कारण, आपको किसी भी चीज का टेस्ट पता चल रहा है वो किसके कारण? गस्टेटो रिसेप्टर्स के कारण। और आप किसी चीज को महसूस कर पा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ स्किन, वो किस सेल के कारण? तो वो पाया जाता है कुटेनियस रिसेप्टर्स के कारण। उसके बाद इसमें जो थर्ड टॉपिक आपका आएगा सेंस ऑर्गन के बाद, वो आपका आएगा सेंसरी नर्व, या सेंसरी नर्व में आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन देगा कौन? या तो ब्रेन देगा या तो स्पाइनल कॉर्ड देगा, यानी डिपेंड करेगा कि मैसेज कैसा है। अगर पूछ दिया tan थीटा sin थीटा वाला क्वेश्चन बहुत भारी कॉम्प्लेक्स, तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को रिस्पॉन्स देगा किसके पास? ब्रेन के पास, ब्रेन सोच के उसका आंसर देगा। या हल्का है तो स्पाइनल कॉर्ड ही दे देगा। यानी आपको इसमें 3 चीज के बारे में जानना है भाई। पहला स्टिमुली, जिसके कारण एनवायरमेंट में चेंजिंग हो, ठीक है, जिसके चलते चेंजिंग हो, जिस सेंस ऑर्गन के चलते चेंजिंग हो उसको बोलेंगे रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट हो यानी जो एक्शन शो करे, ठीक है ना, जो एक्शन शो करे उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स। अब 3 चीज समझिए। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, छुई मुई पौधा जो होता है उसको बोलते हैं टच मिनट, या उसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। तो पहले वो हरा भरा था, हमने जैसे ही टच किया वो पूरा का पूरा सिकुड़ गया। तो पहले तो वो ठीक था, हमारे टच करने से ना वो सिकुड़ा, तो टच जो हो गया उसके चलते एनवायरमेंट में चेंजिंग हुआ, तो टच जो हुआ वो आपका क्या हुआ? तो टच को बोलेंगे हम लोग स्टिमुली। कौन सा सेंस ऑर्गन उसको ऑब्जर्व किया? तो उसको स्किन, यानी हम लोग जो टच किए वो स्किन से किए, तो स्किन जो है वो हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन हो गया। और रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स ये हुआ कि जितने भी टच मी नॉट प्लांट थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए? सिकुड़ गए हो गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम एक ग्लास में गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो तुरंत हाथ को बाहर निकाल देते हैं। इसमें तीनों चीज बताओ कि स्टिमुली क्या होगा, रिसेप्टर्स क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, और आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी देते रहना। तो इसमें स्टिमुली हुआ हॉट वाटर, अगर पानी गर्म नहीं होता तो हम लोग हाथ पानी से बाहर नहीं निकालते। तो जो गर्म पानी हॉट वाटर है वो आपका हो गया स्टिमुली। हमने ऑब्जर्व कैसे किया? किस सेंस ऑर्गन से? तो हमने स्किन से किया, तो स्किन हो गया आपका रिसेप्टर्स या फिर सेंस ऑर्गन। रिस्पॉन्स क्या हुआ? विथड्रॉल आवर हैंड, यानी हमने हाथ को बाहर निकाल लिया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है सनफ्लावर, सूर्यमुखी आर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन, यानी जो सनफ्लावर होता है वो कभी भी मुड़ता है तो वो किसके डायरेक्शन में मुड़ता है? सन के डायरेक्शन में मुड़ता है, ठीक है। तो इसमें तीनों क्या होगा? इसमें आपका होगा सनलाइट, यानी सनफ्लावर को अगर सनलाइट नहीं मिलता तो मूवमेंट नहीं करता सन के डायरेक्शन में, तो ये जो सनलाइट है वो स्टिमुली हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए? सेंस ऑर्गन, तो इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? आई कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। तो ये आई जो हुआ वो आपका क्या हो गया? रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन हो गया। और रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स से ये मिला कि सनफ्लावर आर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन, यानी सनफ्लावर जो था वो सनलाइट के डायरेक्शन में मुड़ गया, तो रिस्पॉन्स मुड़ना हो गया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ सन। तो ये 3 चीज याद रखना कि जिसके चलते एनवायरमेंट में चेंज हो स्टिमुली, जिस सेंस ऑर्गन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए उसको रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये 5 रिसेप्टर्स याद रखना, आई में फोटो, ईयर में फोनो, टंग में गस्टेटो, ठीक है, उसके बाद स्किन में कुटेनियस, और एक बच गया नोज में ओल्फैक्टरी। इन्हीं के कारण आपको हर चीज सेंस हो पाता है। जैसे एक समय था कोरोना का जिसको हम लोग कोविड टाइम बोलते थे,
ठीक है ना, उसने तो अच्छे अच्छे लोगों को जिंदगी जीना सिखा दिया। ठीक है, तो कोविड टाइम में आप एक चीज को एज्यूम किए होगे या देखे होगे वहां पे कि टेस्ट ही नहीं आता था, सुगंध ही नहीं आता था। मतलब ये जो सेल था वो वायरस के लपेट में आ गया था, चपेट में आ गया था। ठीक है, जिसके कारण हमारा ये सेल्स ऑर्गन का पार्ट जो था वो फेल हो गया था, वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि स्टिमुली का मतलब इन्वायरमेंट में चेंज, रिसेप्टर्स का मतलब कि जो सेंस ऑर्गन को ऑब्जर्व करे और एक्शन शो करता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक्शन शो करना, शो का मतलब रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स शो करता है ब्रेन या स्पाइनल कोड के द्वारा, ये मैसेज को भेजता है और हमारा बॉडी का पार्ट उसको रिप्ले करता है। ग्लैंड का पहले अब हम लोग बेसिक चार्ट देख लें। ग्लैंड में दो आएगा। ठीक है, एक आपका आएगा एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलेंगे डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड। और एक आपका आएगा इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट ग्लैंड। ठीक है ना, यानी इसमें नली होगा और इसमें नली नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस इंडोक्राइन ग्लैंड को लगभग 7 भागे बांटेंगे बाबू। कितने भागे बांटेंगे? 7 भागे बांटेंगे, जिसमें से पहला आपका जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊपर होता है ब्रेन वाले पार्ट में। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? तो ये सबसे पहले करता है ग्रोथ हार्मोन। ये सबसे पहले क्या करता है बाबू? ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। सेकंड करता है ये ट्रॉपिक हार्मोन को, ट्रॉपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद ये भासोप्रेशन रिलीज करता है, भासोप्रेशन। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद एक और बच गया, उसको बोलना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, बस अटे याद कर लो कि ताकि लगे कि चैप्टर का सारा मेन पॉइंट एक ही जगह आ गया है। ठीक है ना, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस किस हार्मोन्स को सेक्रेट करता है? ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स, भासोप्रेशन और प्रोलैक्टिन। तो आपका ये ब्रेन वाला हो गया हार्मोन्स। अब उसके नीचे आओ तो थायराइड। ठीक है, उसके नीचे आपका क्या? थायराइड ग्लैंड। उसके नीचे आपका क्या है बाबू? थायराइड ग्लैंड है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है? तो ये करता है थायरेक्सिन हार्मोन। ये क्या आपका करता है बाबू? थायरेक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, चलिए उसके नीचे आइए। ठीक है, उसके नीचे आइए तो उसके नीचे आता है आपका पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्लैंड। और ये जो पाराथायराइड ग्लैंड होता है ये क्या रिलीज करता है? तो ये करता है पाराथायराइड हार्मोन, पाराथायराइड हार्मोन्स। ठीक है, यानी ये करता है पीटीएच, पाराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। उसके नीचे आओगे तो उसके नीचे होता है थाइमस। उसके नीचे क्या आता है आपका? आता है पाराथायराइड के नीचे आता है थाइमस, और ये रिलीज करता है थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या रिलीज करता है बाबू? थाइमोसिन हार्मोन। चलिए उसके नीचे आ जाओ तो उसके नीचे आओगे तो उसके नीचे आएगा एडर्नल ग्लैंड। उसके नीचे क्या आएगा? एडर्नल ग्लैंड आएगा। ये क्या करता है? तो एडर्नल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है एडर्नलिन। वो क्या करता है? एडर्नलिन हार्मोन्स। और ये करता है कोर्टिसोल। ये क्या करता है बाबू? कोर्टिसोल हार्मोन्स। ये याद रखना, एडर्नल ग्लैंड जो है वो एडर्नलिन और कोर्टिसोल हार्मोन से रिलीज करता है। उसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो कितना होगा? 1 2 3 3 4 5। चलिए उसके बाद एडर्नल ग्लैंड के नीचे आओगे तो उसके नीचे आएगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। ये क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। याद रखना, इंसुलिन। और जो दूसरा आपका आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकाजन। ठीक है, ग्लूकाजन। ठीक है, ग्लूकाजन होता है। और जो एक 7वां बच गया, 7वां। ठीक है, 7वां को हम लोग कहाँ लिखे? 7वां को हम लोग अगले पेज पे लिखे नहीं, 7वां को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है ना, 7 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 7 नंबर आप याद रखना। 7 में जो आता है उसको बोलते हैं गोनाड्स। क्या बोलते हैं? गोनाड्स। तो गोनाड्स 2 में होता है, एक होता है मेल में और एक होता है फीमेल में। मेल में जो रिलीज करता है वो टेस्टिस, और फीमेल में जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी जो होता है वो क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन, और दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यानी इतना आपको ग्लैंड के बारे में जानना होगा।
ठीक है ना। ग्लैंड में आपको क्या क्या बताएं, एक बार जल्दी से सुन लो, रिकॉल कर लो। ग्लैंड में आपको बताया दो, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब कि जिसके पास डक्ट नहीं हो, सिंपली ऐसे बहता हो, और इंडोक्राइन का मतलब जिसके पास डक्ट हो और वो नली में बहता हो। इंडोक्राइन ग्लैंड को 7 भाग में बांटते हैं। पहला ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे आ जाओ थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करेगा। उसके नीचे आ जाओ पैराथायराइड, वो पैराथायराइड हार्मोन्स ही करता है रिलीज, ठीक है। पहले ही आपको इसमें बताना भूल गया, ठीक है ना। आप पिट्यूटरी ग्लैंड में याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, उससे ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, जो डायरेक्शनल हार्मोन्स होता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, भासोप्रेसन होता है। उसके नीचे आ जाएगा आपका थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। उसके नीचे पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स। उसके नीचे थाइमस, थाइमोसिन हार्मोन। उसके नीचे एडर्नल, एडर्नलिन हार्मोन्स, और वहीं पे होता है कोर्टिसोल। उसके नीचे जब आओगे तो पेनक्रियाज पहले आएगा। पेनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकाजन आता है। उसके नीचे 7वां गोनाड्स, मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल में आपका आएगा टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में आएगा ओवरीज, और ओवरीज में आएगा 2 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये पूरा था प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स में 2 आता है, एक जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, और एक आता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर में 3 हार्मोन्स आता है, एक का नाम है ऑक्सिन, एक का नाम है साइटोकिनिन, और एक का नाम है गिबरलिंस, गिबरलिंस। और ग्रोथ इनहिबिटर में आपका 2 आएगा, एक का नाम है अबास्किसिक एसिड, अबास्किसिक एसिड, और दूसरा आएगा इथाइलिन। यानी टोटल प्लांट हार्मोन्स में कितने आते हैं? 5 आते हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दूसरा ग्रोथ को जो रोकते हैं, सिकुड़ाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक टॉपिक और आपका रह गया, जिसका नाम था ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट याद रखना, हम एक जगह ट्रॉपिक भी लिख दिए, प्लांट मूवमेंट। यानी स्टिमुली के कारण, जिसके चलते एनवायरमेंट में चेंज होता है, उसके कारण प्लांट 2 प्रकार का मूवमेंट को शो करता है। एक का नाम है ट्रॉपिक, एक का नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरे का नाम है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब कि जो भी प्लांट मूव करेगा स्टिमुली के कारण, वो एक निश्चित डायरेक्शन में करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्शनल बोलते हैं। और ये एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सा वो ट्रॉपिक मूवमेंट रहते हैं, इसमें भी 5 हम लोग को पढ़ना है बाबू, ठीक है। पहला है फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सनलाइट पड़ेगा तो वो उसी के डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा है जियोट्रोपिक, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका प्लांट का पोर्शन मूव करेगा। तीसरा है आपका हाइड्रोट्रोपिक, यानी पानी के रिस्पेक्ट में प्लांट का पोर्शन मूव करेगा। चौथा है केमोट्रोपिक, ठीक है, यानी केमिकल के रिस्पेक्ट में प्लांट का पार्ट मूव करेगा। और अगमा है, अगला है, अगमा नहीं, ठीक है, थिग्मोट्रोपिन। थिग्मोट्रोपिन का मतलब क्या? सपोर्ट के कारण। जैसे मनी प्लांट अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट के कारण मूव करता है। यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर तो बहुत चीज है बताने का, जी भी कर रहा है, दिल का इच्छा भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बेसिक चार्ट को कंप्लीट एक जगह कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में एक एक टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले पूरे चैप्टर को हम लोग एक जगह कर लिए, आप लोग पहले पूरा चार्ट को बनाओगे, बनाने के बाद इसको याद करोगे, देन हम लोग चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो फिर इसको फोड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और खूब मेहनत करो, ठीक है, बाय बाय।